सेक्शन नंबर 1 याद रहना चाहिए। सेक्शन नंबर 1 में क्या है, अब हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, 464 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर याद रहेगा सेक्शन 1। अब हम सीधा जंप कर रहे हैं, फोर क्या लिखा है 64। अब एकदम सीक्वेंस वाइज नहीं देंगे, कभी सीक्वेंस वाइज देंगे कभी नहीं देंगे, ठीक। चलिए, सीएससीटी में भी ये पढ़ चुके हो, ठीक, रिपीट है। आइए, 464 साफ साफ बोलता है नो एसोसिएशन, नो पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन सच नंबर ऑफ द पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। व्हाट आर दी नंबर्स, ये क्या बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधी सिंपल बात, अगर आपको अपना कोई भी एसोसिएशन बनाना है, अगर आपको अपना कोई भी एसोसिएशन बनाना है, तो आप उस एसोसिएशन में कितने लोग रखोगे। इन्होंने कहा उतने लोग रखना जो प्रिस्क्राइब्ड हो। इन्होंने कहा ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड कितना है ये तो बता दो। प्रिस्क्राइब करने वाली अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट, हमेशा याद रखना। कौन सी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना होगी, ठीक है। हम जो कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हैं, आईसीएसआई का जो भी आपका सिलेबस है वो सेंट्रल लेवल का है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है। आप एमपी में अगर रह रहे हो तो एमपी गवर्नमेंट कुछ नहीं डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज लॉ, ये क्या है, सेंट्रल लेवल का आपका लॉ है। चलिए, तो साफ इन्होंने बोला किसी को भी एसोसिएशन बनाना है तो वो एसोसिएशन जो वो बनाएगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, वो नंबर ऑफ पर्सन उतने होने चाहिए जितना प्रिस्क्राइब्ड हो। प्रिस्क्राइब कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला गवर्नमेंट कैन इंक्रीज। अभी प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है 50, अगर हमें एसोसिएशन बनाना है तो मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी है 50, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो इसे क्या कर सकती है 100 तक इंक्रीज कर सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लोग अभी रहेंगे 50। फॉर एग्जाम्पल XYZ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग, कितना लिखा है 60 पार्टनर। ऊपर अगर आपने नोटिस किया हो तो ऊपर दो बातें लिखी थी, एसोसिएशन भी लिखा है और पार्टनरशिप। मतलब एसोसिएशन मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना, ठीक है, ग्रुप बनाना। पार्टनरशिप मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें आप मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने लोग रख सकते हैं 50 रख सकते हैं, दैट्स इट। एग्जाम्पल, एक XYZ पार्टनरशिप है, उसमें कितने टोटल पार्टनर दिख रहे हैं 60, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं। इस पार्टनरशिप को, इस एसोसिएशन को क्या बोला जाएगा, इलीगल। लॉ में जो कुछ भी लिखा है वो फॉलो करो। अगर आप लॉ की चीजें फॉलो नहीं करते हो तो वो लॉ के अगेंस्ट है। लॉ ने बोला 50 लोग होना चाहिए, आपने कितने लोग रख लिए 60, तो ये गलत है। फिर लॉ क्या कहेगा, लॉ कहेगा इस एसोसिएशन को तोड़ो। एकदम से तोड़ने वाली बात नहीं होती है, लॉ आपको पहले मौका देगा, समय देगा। 50 लिमिट है, 50 को फॉलो करो, 10 लोगों को निकालो। आप कहोगे नहीं हम तो 10 लोग को नहीं निकाल सकते, वो कहेंगे एसोसिएशन बंद करो, ऐसा एसोसिएशन हम चलने नहीं देंगे, ऐसी पार्टनरशिप फर्म हम नहीं चलने देंगे जो हमारे लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट बोल रहा है भैया कंपनी आपको ये सारी बातें फॉलो करनी पड़ेगी। कंपनी अगर फॉलो नहीं करती तो पहले मौका दिया जाएगा, फॉलो कर लो, हम समय दे रहे विद पेनल्टी, पेनल्टी भी लगेगा, ठीक है। अगर आप स्टिल फॉलो नहीं करते हो तो कंपनी बंद, क्योंकि आप बातें नहीं मान रहे हो हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, एसोसिएशन, और किसकी बात हो रही है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का अपना खुद का एक एक्ट तो है, नाम तो सुना ही होगा तुमने, क्या है, पार्टनरशिप एक्ट सुना है तुमने। अब पार्टनरशिप एक्ट बताएगा ना कि कितने पार्टनर होने चाहिए एक पार्टनरशिप में, लेकिन एक्चुअल में पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। तो कंपनी जब अपना खुद का काम करती है तो उसे लगता है कि भाई हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो कुछ चीजें दूसरे एक्ट डिफाइन कर देते। तो पार्टनरशिप एक्ट खुद कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने उसको लेकर बोल रखा है कि कोई भी अगर एसोसिएशन बना रहा है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म बना रहा है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50। लेकिन सीजी चाहे तो कल को इसे कितना बढ़ा सकती है 100, एक बार में 100 नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, अभी लिमिट है 50। नेक्स्ट ईयर 2025 गवर्नमेंट को लगता है 50 की लिमिट थोड़ी सा बढ़ा देते, चलो 60 कर देते, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी 60। फिर उन्हें लगेगा चलो बढ़ा देते हैं 70, ऐसे धीरे 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 करके गवर्नमेंट बढ़ाती है, एकदम से बढ़ाती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बढ़ा सकती तो कितना बढ़ा सकती है 100, याद, हाँ 100 के ऊपर क्यों नहीं बढ़ा सकती, वेरी गुड। अब बच्चों कंपनी भी तो है, उन्होंने कहा अगर तुम ज्यादा लोग रखोगे तो पार्टनरशिप क्यों बना रहे हो, अब बना दो कंपनी। क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग ज्यादा मैनेजमेंट, फिर ज्यादा मैनेजमेंट के लिए पार्टनरशिप तो फर्म सही है ही नहीं, उसके लिए आपको क्या बनाना चाहिए, कंपनी। और कंपनी के भी टाइप्स होते हैं, सबसे कम लोग किसमें होंगे, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं 200 होते। इन्होंने प्राइवेट कंपनी की लिमिट रख दी 200, उन्होंने कहा कि भैया और रखने हैं आपको मेंबर, तो फिर प्राइवेट कंपनी क्यों बना रहे हो, और बड़ा मैनेजमेंट, फिर क्या बनाओ
पब्लिक बनाओ, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो क्या है, प्राइवेट है। अब पब्लिक कंपनी में भी आप कह रहे हो कि भैया लिस्टेड, लिस्टेड में फिर तो कितने अनलिमिटेड है भाई, जितने रखना है रखो। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे धीरे, जैसे सोल मतलब क्या होता है, सिंगल, मैं अकेले काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मुझे अकेले काम नहीं करना, तो उन्होंने कहा कि भैया फिर सोल प्रोप्राइटर नहीं कहलाओगे आप, पार्टनर, पार्टनर की भी क्या कर दिया एक लिमिट। फिर तुम कह रहे हो उसमें भी ज्यादा लोग, ज्यादा लोग तो भैया एक कंपनी बनाओ, प्राइवेट कंपनी बनाओ, और ज्यादा तो क्या बनाओ, एक पब्लिक कंपनी, ताकि मैनेजमेंट थोड़ा सा आसान हो जाए, चीजें सिस्टमैटिकली फॉलो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर इज नॉट मेंशन इन दी पार्टनरशिप एक्ट। मैक्सिमम नंबर कहां डिफाइंड है, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में, 464, याद रखना है ना। चलो, फॉर ए लीगल फर्म, अब लीगल फर्म जितने तुम लोग यहाँ पे फर्म देखते हो, कंसल्टेंसी फर्म देखते हो, भैया तुम कहाँ रह रहे हो, जबलपुर में रह रहे हो, यहाँ पे आपको हाई कोर्ट दिख रहा है। अब हाई कोर्ट है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉयर्स भी दिखेंगे, लॉयर्स की इतनी सारी आपको फर्म्स दिखती है। तो साफ साफ यहाँ पे ये कि भाई फर्म अगर है यहाँ पर, लीगल फर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ 50, बियॉन्ड द 50 नॉट अलाउड, हैव टू बी क्रिएट कंपनी कंपलसरी। साफ साफ उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई फर्म्स वगैरह की अगर हम बात करें तो फर्म्स को साफ बोल दिया भैया आपकी लिमिट कितनी है, 50। अगर 50 से ऊपर जाने का तो फिर आपको क्या बनाना चाहिए, कंपनी बनाओ ना। अभी तो लिमिट 50 की है, सरकार 100 करेगी तब की बात है, लेकिन अभी किया नहीं है। अभी तो बोला भैया 50, 50 के ऊपर जाना है तो भैया सीधे से जाओ कंपनी बनाओ, और कंपनी आपकी चॉइस है, प्राइवेट बनाना है पब्लिक बनाना, आपकी टोटल मर्जी, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नथिंग दिस सब सेक्शन 1 शेल अप्लाई। अभी जितनी भी बातें हमने पढ़ी ये एप्लीकेबल नहीं है, किसमें, इन दो चीजों में, ए और बी। ये क्या लिखा है, क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बताओ जरा। हिंदू फैमिली, इन्होंने कहा भैया 100 लोग हैं हम लोग, तो आप कह रहे हो 50 से ज्यादा एसोसिएशन मत बनाओ, तो भाई हमारी फैमिली के हम कौन से इंसान को निकाले बाहर। तो इन्होंने साफ बोल दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये 50 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आपकी फैमिली में जितने लोग हैं आप उसका एसोसिएशन बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ, एचएफ बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इट इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है, एसोसिएशन पार्टनरशिप किसको लेकर बोला, प्रोफेशनल्स। हु इज प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएमए, इन सब की जो आपकी फर्म बनेगी। कल को आप जब सीएस बन जाओगे, आप चाहोगे कि आप अपना खुद का प्रैक्टिसिंग करो। अब जब आप अपनी प्रैक्टिसिंग करेंगे, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाओगे, तो पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने कहा कि 50 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जितनी चाहे आप इसे अपना एक्सपैंड कर सकते हो। तो दो चीजों में एप्लीकेबल नहीं है 50 की लिमिट, किस किस में, एचयूएफ में और प्रोफेशनल्स। इन्होंने कहा कि भाई प्रोफेशनल्स को अगर आप लिमिट कर दोगे, तो लिमिट होने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर 50 से ज्यादा हम लोग हो रहे तो क्या बनाना चाहिए हमें, कंपनी बनानी चाहिए ना। प्रोफेशनल्स को कंपनी बनाना अलाउड नहीं है। आप एज अ सीएस या तो जॉब करेंगे या तो क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिसिंग। वापस वापस वापस, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एज अ सीएस, या तो क्या करोगे आप जॉब, या तो क्या करोगे प्रैक्टिसिंग। अब प्रैक्टिसिंग में आपने ऑप्ट किया कि आप सोल काम करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो कि भैया दो सीएस मिलकर पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, बनाओ। 10 करके बनाना चाहते हो, बनाओ। जरूरी नहीं है बस सीएस के साथ बनाओ, आप चाहो तो किसको इन्वॉल्व कर सकते हो, सीए को भी कर सकते हो, देन किसको कर सकते हो, सीएमए को भी, एक्चुअरीज को भी, ऐसी पूरी लिस्ट दे रखी है इंस्टीट्यूट ने। तो कुल मिलाकर इन्होंने बोला कि आपकी टीम 50 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रोफेशनल्स को कंपनी बनाना अलाउड नहीं है। हम दूसरे की कंपनी बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की कंपनी नहीं बना सकते, अलाउड ही नहीं है, नहीं है। यस, जितनी भी बिग फोर्स है ना, डिलॉइट, ये सब आप देखते हो, वो सब क्या है, फर्म्स हैं। और कितने सारे लोग हो उसमें, 50 है क्या उसमें, 50 से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल्स को कंपनी बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमें एक्सेप्शन में दिया। बात समझ में आई। एचयूएफ को एक्सेप्शन क्यों दिया, क्योंकि फैमिली में इतने सारे लोग हैं। देन प्रोफेशनल्स को एक्सेप्शन में क्यों दिया, क्योंकि हम अपनी खुद की कंपनी नहीं बना सकते, हम सोल काम कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप में कर सकते हैं, और पार्टनरशिप में 50 वाली लिमिट हम पे एप्लीकेबल नहीं है। रीजन समझ में आ गया। सेक्शन बताओ, वो फिर अलग होता है बच्चा, उनका खुद का एक अलग से एक्ट है, फिर वो एक्ट फॉलो करो, ठीक। सेक्शन कौन सा चल रहा है, 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। साफ बोलता है किसी को भी एसोसिएशन बनाना है या फिर किसी को भी क्या बनाना है, पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। अगर तुम लैंग्वेज रीड करोगे तो क्या लिखा है, मैक्सिमम जितना प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक है। प्रिस्क्राइब कितना, अभी तो करंट क्या है 50, लेकिन सीजी के पास पावर है, इस 50 को वो कभी भी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर 100 कर सकती है, ठीक है। डन। लेकिन दो एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन, दूसरा। अब यहां से लेकर यहां तक फटाफट रीड करेंगे।
देखो रीड करके कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सेम सारी चीज, बस अच्छे प्रेजेंटेशन बताए। क्या बोलते हो, कोई एसोसिएशन पार्टनरशिप नहीं बनेगा। ठीक है, कितने मैक्सिमम, 50। जो सरकार आगे चल के क्या कर सकती है, 100 भी कर सकती है, अनलेस आप क्या ना हो जाओ। ये क्या बोल रहा है, अनलेस रजिस्टर एज अ कंपनी, मतलब अगर आप कंपनी बना लेते हो तो आपकी लिमिट अब 100 की नहीं है, फिर आपकी लिमिट दूसरी होती है। अब इट्स डिपेंड आप कौन सा बन रहे हो, प्राइवेट बन रहे हो, पब्लिक बन रहे हो। ठीक, चलिए। फिर उन्होंने कहा ये सेक्शन ना अप्लाई नहीं करता है एचयूएफ में और एसोसिएशन पार्टनरशिप जो प्रोफेशनल्स के होते हैं, स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग। स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग वो कौन से, आप ही का ही प्रोफेशन की बात हो रही है। नीचे आ जाओ, एवरी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन पार्टनरशिप कॉन्ट्रावेन कर रहा है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, 50 की लिमिट, आपको 50 के अंदर आने का। ठीक है, साफ इन्होंने बोला कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंट करो मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो, तो साफ साफ पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट क्या बोल दिया, फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा, 1 लाख तक का। ऑल्सो क्या लिखा है, पर्सनली लाइबल फॉर ऑल दी लाइबिलिटीज। आपकी फर्म, ठीक है, आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, प्रोफेशनल वाली नहीं, नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली अगर आप कोई भी फर्म बनाते हो जिसमें लिमिट आपने 60 रख दी, एज पर रूल्स रेगुलेशन है क्या, नहीं, गलत है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा 1 लाख रुपए दे देने का, और साथ में क्या बोल रखा है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज होगी उसके लिए पर्सनली आप लाइबल हो जाओगे, आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा अदर। ठीक है, तो 1 लाख तो सरकार को दे दो फाइन, प्लस जो भी दूसरी और लाइबिलिटीज होंगे आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, जो भी फीस एंड ऑल है। ठीक, पूरा सबका एक साथ, कंपनी में नहीं लग रहा, फर्म एसोसिएशन में लग रहा है। ठीक है, तो पूरी एसोसिएशन को पहले 1 लाख उठाकर देना है, प्लस इसके अलावा भी और दूसरी दूसरी लाइबिलिटीज जाएंगी, फीस हो सकती है, फॉर्मेलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अपने पॉकेट से देना है, फर्म के अकाउंट से पैसे निकाल के देने का नहीं। ठीक, यहाँ पे सेक्शन 464 डन। 2 सेक्शन हमने पढ़ लिए, पहला सेक्शन नंबर 1, फिर क्या पढ़ा दूसरा। सेक्शन नंबर 1 बताता है थोड़ी सी ब्रीफिंग की एक्ट का नाम क्या है, किसमें एप्लीकेबल है। दूसरा 464 क्या बताता है, लिमिट, कंपनी की लिमिट बताता है, एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्यों बता रहा है, इसका खुद का पार्टनरशिप एक्ट तो है ना, क्योंकि वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो कंपनीज एक्ट ने अपने इसमें अपनी डेफिनेशन में कवर कर रखा है। ठीक है, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, जरा इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब बताओगे, समझना, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज। ठीक है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन को समझने का तरीका, इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट में कुछ डेफिनेशन दे रखी है, अक्सर सेक्शन नंबर 2, अभी सेक्शन नंबर 1 देख लिया। जनरली जितने एक्ट होते हैं, जनरल बोला है मैंने, अब थोड़ी सी लैंग्वेज को आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगी जनरल मतलब एक्सेप्शंस है। ठीक है, जनरली सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है, डेफिनेशन। आप पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्या बताएगा, डेफिनेशंस बताएगा। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने कहा डेफिनेशन की बात करेंगे तो नीचे आ जाओ, अलग अलग टाइप की डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन का टाइप क्या है, रिस्ट्रिक्टिव, और दूसरी डेफिनेशन का टाइप क्या है, एक्सटेंसिव। अब यहाँ पे उन्होंने बोला रिस्ट्रिक्टिव जो डेफिनेशन होता है उसमें हम वर्ड क्या यूज करते हैं, मीन। जब सॉरी एक्सटेंसिव जो डेफिनेशन होता है उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इंक्लूड। एग्जाम्पल देके समझेंगे, चलिए। व्हेन डेफिनेशन, जब कभी भी हम कोई डेफिनेशन रीड करेंगे, जो आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन में अगर मीन वर्ड लिखा है दैट मींस वो किस पैटर्न में आती है, रिस्ट्रिक्टिव में। इसका जो स्कोप होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब कम रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर का मीनिंग बताया। आप नॉर्मली डायरेक्टर का मतलब क्या समझते हो, जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखता है। तो डायरेक्टर मीन क्या लिखा है, देखो डायरेक्टर मीन, डायरेक्टर मीन वो डायरेक्टर जो किसने अपॉइंट कर रखा है, अपॉइंट टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक, आईटेक्स कंपनी में हम 3 लोग बोर्ड। ठीक है, अब हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर वो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट होता है, दैट्स इट। तो इन्होंने मीन बोल दिया। मीन मतलब क्या हो गया, मीन मतलब क्या हो गया, ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन में दे रखा है बस उतना ही, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं। जो हमने बोला यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब इन्होंने कहा दूसरी एक डेफिनेशन होती है एक्सटेंसिव, जो एक्सटेंड होती है, मतलब जो थोड़ी सी बड़ी होती है। उसमें वर्ड क्या यूज होता है, इंक्लूड, और इसका मीनिंग क्या रहता है, ज्यादा वाइडर। आओ थोड़ा सा डिटेल में समझे। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, ये क्या लिखा है। अक्सर जब आप डेफिनेशन रीड करोगे तो कुछ डेफिनेशन में लिखा होगा मीन और कुछ डेफिनेशन में लिखा होगा इंक्लूड। मीन मतलब कंप्लीट यही डेफिनेशन है, बिल्कुल इसमें इधर उधर कुछ भी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है।
इंक्लूड मतलब क्या, ये डेफिनेशन ज्यादा वाइडर है, इसमें बहुत सारी चीजें और इंक्लूड हो जाएंगी। तो इंक्लूड मतलब क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेट, क्या लिखा है, वापस रीड करेंगे, क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि वो पूरी मीनिंग नहीं दिया उन्होंने, बॉडी कॉर्पोरेट मींस इंक्लूड वो कंपनी जो कहां बनी है, इंडिया के बाहर बनी है, मतलब इसमें फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड बोल दिया, इन्होंने कहा कि डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो सारी कंपनी भी जो इंडिया में बनी है, फिर उन्होंने क्या बोल दिया, इंक्लूड, इंक्लूड क्या, वो कंपनी भी जो कंपनी सॉरी इंडिया के बाहर बनी है। तो दोनों टाइप की कंपनीज यहाँ पर आती है। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है, ये थोड़ा सा वाइडर मीनिंग देता है। ये बोलता है वो सारी कंपनी भी जो इंडिया में बनी है और वो कंपनी भी जो इंडिया के बाहर बनी है। मतलब इसका मीनिंग जो यहाँ दे रखा है इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि इंक्लूड वर्ड लिखा है। ऊपर क्या लिखा था डायरेक्टर की डेफिनेशन में, मीन, डायरेक्टर मीन वो डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बीच का, ये लोग बीच में इन्होंने कुछ नहीं बताया और बस क्या बोल दिया, इंक्लूड, वो भी इंक्लूड करे बाहर का, मतलब कि ये तो ऑलरेडी है ही इंडिया की जो कंपनी, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, प्लस वो भी है जो इंडिया के बाहर है, बट डज नॉट इंक्लूड, ये नेगेटिव बोल दिया। जहां कहीं भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट दिखेगा, जहां कहीं भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट दिखेगा, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन में लिखा है कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन, इसको पहले रीड करा दे क्योंकि मैं भी कनेक्ट करने वाली हूँ। ठीक, वापस अब जब हम लीगल लैंग्वेज पढ़ेंगे, लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आपको ये टर्म दिखेगा, क्या टर्म दिखेगा, बॉडी कॉर्पोरेट। नॉर्मल कंपनी नहीं लिखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं कंपनी लिखा होगा और कहीं कहीं लिखा होगा बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब कंपनी मतलब तो समझ में आ रहा है, कंपनी मतलब वो जो हमारी इंडिया में कंपनी बनी है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, हम दोनों कंपनी की बात करें, इंडियन कंपनी की बात करें और फॉरेन कंपनी की बात करें, तो इस बात को याद रखना। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, इंडियन कंपनी भी और फॉरेन कंपनी भी। बट ये नहीं क्या, 12th तक में ये टर्म तो सुना ही होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन्होंने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना खुद का अपना एक लॉ होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग कंपनी, कुछ और भी बॉडी कॉर्पोरेट हो तो जो कंपनी है ना, not being defined in this act which the center government may by notification specify in this behalf। क्या बोल रहा है ये घुमा फिरा के, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधी सिंपल बात, जहां कहीं बॉडी कॉर्पोरेट देखेगा, इंडियन कंपनी की बात हो रही है और फॉरेन कंपनी की बात हो रही है, लेकिन इन दो चीजों की बात नहीं की जा रही। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता है, वो अपना खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉलो करता है। और ऐसी कोई भी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी सीजी क्या कर दे, नोटिफाई कर दे कि भाई हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहला वाला स्पेसिफिक बताया, क्या दूसरा वाला बताया, दूसरा वाला बताया नहीं, दूसरा वाला पावर दे दी, किसको पावर दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके क्या बोल दिया, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि भाई ये कवर नहीं होगा तो वो कवर नहीं होगा। अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर अपने पास रखती है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था, एक होता है एक्ट और एक होता है रूल्स, एक होता है एक्ट और एक होता है रूल्स। एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है क्या करना है, और रूल्स क्या बोलता है, कैसे करना है। अभी जो ये बार बार बोल रहे हैं ना, सीजी के पास पावर है, सीजी के पास पावर है, ये सीजी के पास पावर किस में दे रखी है, रूल्स में दे रखी है, कि सीजी जब चाहे जो कर ले, ये पावर उनको मिल रखी है उनके खुद के रूल्स में। बात समझ में आ रही है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से अभी आप क्या समझे, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंडियन कंपनी भी फॉरेन कंपनी भी, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं है, और वो सारी चीजें जो सीजी ने नोटिफाई कर दे। ठीक है, हाँ बेटा, एप्पल, एप्पल कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी। क्यों फॉरेन कंपनी है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन उनके अमेरिका में हुआ है ना। ठीक है, तो वो फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी हमारी इंडिया में आके क्या करना चाहती है, बिजनेस। ऑब्वियसली हम किसे लॉ फॉलो करने को बोलेंगे, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन बाहर करा के रखा है और बाहर ही काम कर रही है, उसे इंडिया से कोई लेना देना नहीं, तो वो हमारा लॉ क्यों फॉलो करेगी। तो फॉरेन कंपनी से हमारा मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन बाहर है लेकिन धंधा बिजनेस कहाँ करने आए हो, इंडिया में।
सेम ऐसे ही इंडियन कंपनी है, आईटेक्स इंडियन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, हम क्यों अमेरिका का लॉ फॉलो करेंगे? अमेरिका का लॉ फॉलो तब करना पड़ेगा जब हम वहां जाकर बिजनेस करेंगे। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी हम यही समझेंगे, फॉरेन कंपनी जो रजिस्ट्रेशन वहां है लेकिन काम यहाँ कर रहे। ठीक है, चलो हाँ बेटा बोलो। हम्म, फॉरेन कंपनी है वो, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं कि आओ हम यहाँ पे मिलके करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया क्या बोलती है, अकेले हम तुम्हें नहीं आने देंगे, पूरा पैसा कमा के बाहर लेकर जाओगे, पार्टनरशिप करो यहाँ पर किसी और के साथ, ज्वाइंट वेंचर करो, मिलकर धंधा करो, ताकि दो पैसा हमारी कंपनी को भी मिले और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो वो फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है हमारे देश की। ठीक है, तो हाँ लेकिन वो मिलकर धंधा तो कर रहे, पैसा तो यहाँ कमा रहे, तो उस एडिडास को क्या करना पड़ेगा, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़े। ठीक है, और कौन उसकी हेल्प करेगा, रिलायंस अगर मैनेज करे तो रिलायंस बोलेगा सारे कंप्लाइंसेस हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बिजनेस करो पैसा लगाओ। ठीक, चले इन्होंने कहा, हम पढ़ के रहे, हेडिंग क्या है बताओ जरा वापस। हम डेफिनेशन को कैसे पढ़ते, डेफिनेशन के दो टाइप है, पहला टाइप क्या बताया, दूसरा क्या बताया, रिस्ट्रिक्टिव क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्शंस है जो बताया वो ये, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक्सटेंसिव क्या बोलता है, डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सटेंड है। ठीक है, इंक्लूड टर्म लिखा है, इसका मतलब बहुत सारा मीनिंग होता है, वाइडर मीनिंग होता है, थोड़ी सी और डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक, इन्होंने कहा बीच बीच में हम कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशन, हम कुछ डेफिनेशन देंगे और नीचे लिख दिया जाएगा हम एक्सप्लेन करें। अक्सर डेफिनेशन की बातों में अगर कुछ रह जाता है, डेफिनेशन की बातों में अगर कुछ रह जाता है तो हम उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो बैरेक्ट है, बैरेक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट टेक्स्ट जो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ने बना के रखा है, हम तो उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। बीच बीच में तुम देखो ये रिस्ट्रिक्टिव, ये एक्सटेंसिव, ये सारी चीजें क्या बैरेक्ट में लिखी है क्या, उन्होंने सीधी डेफिनेशन दे दी है, लेकिन ये मॉड्यूल आपको समझाने का ट्राई कर रहा है सिंपल भाषा में। तो बस यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी देना चाहते हो तो हम डेफिनेशन के साथ साथ क्या यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी यूज करते हैं। इन्होंने कहा हमारा मतलब क्या है एक्सप्लेन करने से, हम वर्ड की क्लैरिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया ये इसका पार्ट है, आप चीजों को रिलेट कर सको। कभी कभार नॉट वाइडन दी स्कोप वर्ड एक्सप्लेन, हमें ऐसा लगता है कि कभी हमने डेफिनेशन दी उसमें आप उसका मीनिंग कुछ और समझ रहे हो, तो हम उसका मीनिंग आपको कंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने अभी आपको बताया एक्सप्लेनेशन में, कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो जब भी हम कंपनी पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या, बॉडी कॉर्पोरेट भी इसमें आ जाएगा, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, हम किस कंपनी की बात करेंगे, बाहर की इंडिया की भी बात करेंगे, सॉरी बाहर की कंपनी की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बस वो थोड़ा सा आपको जिस दे रहा है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज नहीं है, ये आपको किस में हेल्प करेगी, डेफिनेशन को पढ़ने में समझने में। चलिए इन्होंने कहा अब फाइनली डेफिनेशन चालू करते, तो सेक्शन नंबर क्या है 2, वापस सेक्शन नंबर 1 क्या होता है, सेक्शन नंबर 1 आपको ब्रीफ देता है, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, टाइटल, सब सेक्शन 2 क्या देता है, एक्सटेंड, 3 क्या देता है, 4 क्या देता है, सेक्शन नंबर 2 क्या देता है। अब सेक्शन नंबर 2 की बात हो रही है, अब तुम देखते चलना, ये क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 क्या लिखा है, क्लॉज 21, क्लॉज 22, क्लॉज 46, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही रहता है क्या, फॉलो प्रॉपर किया क्या उन्होंने, नहीं। अब समय आ गया तुम लोग को बैरेक्ट दिखाने को, तो बैरेक्ट में दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है ऑनलाइन दिखा रही हूँ। एज अ सीएस आपको है ना पूरा काम इसी में करना है, 80-90% आपका काम ये इसी में होता है ना, बाकी जो आपका 20% जो रहेगा 10-20% वो दूसरी दूसरी वेबसाइट में भी होता है। तो मेजरली एज अ सीएस जब आप काम करोगे तो इसमें करो, बीच बीच में मैं चीजें इसमें प्रैक्टिकली दिखाती जाऊंगी। ठीक है, मैंने क्लिक किया, सबसे पहले गूगल में जाके बस एमसीए 21 डालना। ठीक है, एमसीए का फुल फॉर्म बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक, ये क्या है, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया ना, मिनिस्ट्री बनाई है, फटाफट गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है एमसीए, उसके नीचे क्या आता है, आरडी, फुल फॉर्म बताओ, रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे क्या आता है, आरओसी, फुल फॉर्म बताओ, रजिस्टर ऑफ कंपनी, पढ़ा है ना ये सारी अभी हमने। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि भाई किसके बारे में जानना है, होम पेज अबाउट एमसीए एक्ट, मैंने कहा कि अभी मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, एक्ट रूल्स। कोई भी चीज अमेंड होकर आती है आपको एकदम अपडेट वर्जन यही मिलेगा, एक्ट्स भी लिखा और बाजू में क्या लिखा है, रूल्स भी। अगर आपको एक्ट देखना है तो एक्ट भी यहाँ देख लोगे, रूल्स देखना है रूल्स भी। कल कोई चीज अमेंड हुई, आज कोई चीज अमेंड हुई, यहाँ आपको अपडेट वर्जन दिखेगी। आपकी बुक में भले पुराना लिखा होगा, अपडेटेड वर्जन यहाँ से देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपका आइटम कौन सा है, दिसंबर आइटम,
तो दिसंबर अटेम्प्ट साफ ये बोलता है कि भाई नवंबर में कुछ चेंज हुआ तो क्या वो दिसंबर में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये बोलते भैया हम 6 महीने की चीजें बस देखेंगे, 6 महीने पुरानी चीजें आप पे लगेंगी, मतलब अभी तक जो कुछ अमेंडमेंट आ चुके हैं वो आप पढ़ोगे, अब जो कोई अमेंडमेंट आएगा वो आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है दीदी इतना अमेंडमेंट आएंगे तो क्या वो भी पढ़ना होता है? नहीं, 6 महीने पुराना है ना, 6 महीने पुराना अमेंडमेंट देखना है। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर, कुछ अक्टूबर में चेंज हुआ, सितंबर में चेंज हुआ, कुछ भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब आप एज अ सीएस काम करेंगे, आप फॉर्म में कुछ भर रहे होंगे, तुरंत कोई अमेंडमेंट आए तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सीएस बन चुके हो, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, चलो क्लिक किया मैंने किस में? एक्ट्स और रूल्स में। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिख रही है, सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक्ट दिख रहा है। ये ऑनलाइन है तो इसमें पेंसिल चला नहीं पाऊंगी, ठीक है। होम पेज के बाद एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स दिख रहा है, तो मैंने एक्ट पे क्लिक किया। ये बोल रहा है कौन सा एक्ट चाहिए। सबसे पहले एक्ट पढ़ो, क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट। फिर उसके नीचे दिख रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। फिर क्या दिख रहा है? कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। फिर क्या लिखा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्ट। फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये क्या है? कॉस्ट एंड वर्क, सीएमए। नेक्स्ट क्या है? कंपनी सेक्रेटरी एक्ट आपका। नेक्स्ट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर क्या लिखा है? कंपनीज डोनेशन नेशनल फंड एक्ट। अभी मुझे क्या दिखाना है आपको? कंपनीज एक्ट। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने कंपनीज एक्ट में। चलिए, टोटल सेक्शन कितने थे? चैप्टर 29 थे। शेड्यूल कितने थे? शेड्यूल दिख रहे हैं आपको? कितने सारे शेड्यूल दिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये है टोटल। हर शेड्यूल में इन्होंने नाम बताया। चलो पहले शेड्यूल का बस नाम बता रही हूँ। क्या लिखा है? शेड्यूल 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, टेबल ए। फिर टेबल बी सी। ये सब क्या है? एक एक करके जब जब जो जो चीज आएगा दिखाती जाऊंगी। चलिए, लेकिन उन्होंने टोटल सेक्शन नहीं बताए। इन्होंने कहा कि देखो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, टोटल 29 चैप्टर्स है, उसका लास्ट सेक्शन देख लो भैया, आपको 470 दिख जाएगा। ठीक, अभी मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ? सेक्शन नंबर 1 एंड 2। इन्होंने कहा सबसे पहला चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सेक्शन नंबर 1 और 2 आपको दिखेगा। चलो क्लिक कर रही हूँ। चैप्टर 1 का नाम क्या लिखा है? प्रिलिमिनरी। पहला क्या लिखा है? शॉर्ट टाइटल। क्या है शॉर्ट टाइटल? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड क्या था? होल ऑफ द इंडिया। कमेंसमेंट फर्स्ट वाला तो भाई वही जब प्रेसिडेंट ने साइन किया एंड ऑल। एप्लीकेशन वही कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, यही था। फिर सेक्शन नंबर 2 क्या लिखा है? डेफिनेशन। चलो पहला सेक्शन नंबर 1 क्लिक करते हैं। दिख रहा है आपको बच्चों? सेम यही पढ़ा अपन ने। ये आप क्या पढ़ रहे हो? बेयर एक्ट। ये आप क्या पढ़ रहे हो? बेयर एक्ट। एग्जैक्ट जो वर्ड है ना, जो लिखा हुआ है, ये देखो। 1 तो समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया, 4 तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। जरा थर्ड वाला हम पढ़ेंगे। थर्ड वाला क्या लिखा है? दिस सेक्शन shall come into force at once। एक बार आया, लेकिन remaining provision of this act shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint different date may be appoint for a different provision। तो different date है different provision के लिए। For example section 30 किसी और डेट को है, सेक्शन 40 किसी और डेट को है। आज हमने 30 लाया, कल 40 लाया, एक महीने बाद 50 लेके आए, तो उन्होंने कहा सबकी डेट हम बताएंगे नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा होता है। बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने जैसे इस नोटिफिकेशन में क्लिक किया तो इन्होंने बताना चालू कर दिया। लेकिन अब मुझे सेकंड दिखाना है, डेफिनेशन। क्लिक कर रही हूँ, ये है डेफिनेशन। अब देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस वाइज दिख रहा है। 7 8 दिख रहा है। 9 10 10 में किसकी डेफिनेशन है? 9 में किसकी है? बैंकिंग कंपनी। रैंडमली पूछ रही हूँ, ठीक है। 24 में किसकी डेफिनेशन दिख रही है? कंपनी सेक्रेटरी। 26 में किसकी दिख रही है? कॉन्ट्रीब्यूटरी। 27 में क्या है? तो कुल मिलाकर बच्चों तुम अगर डेफिनेशन का पोर्शन देखोगे, कितनी डेफिनेशन है? कितनी डेफिनेशन है? देखो लास्ट डेफिनेशन, आओ चपना लाइक, जिंदगी भर देखना है ये। दिख रहा है? 74 में क्या लिखा है? सॉरी 70, हाँ 74 में क्या लिखा है? तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है, ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन है। आपकी बुक कह रही है कि देखो जब ऐसा सीएस काम करोगे तो सारी डेफिनेशन देख लेना, लेकिन बुक में अभी हम आपको बस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ाएंगे। तो अब आपकी बुक में लेकर आ रही हूँ आपको। बुक आपको बोल रहा है मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता दूं। सबसे पहली डेफिनेशन उन्होंने किसकी बताई?
सीधा 20 बताया उन्होंने, क्लॉज कौन सा बताया 20, उन्होंने कहा सीक्वेंस वाइज मैं नहीं बता रही, जब जब जो जो आएगा वो कवर होता जाएगा। अभी आपके लिए सबसे पहला क्या सीखना जरूरी है 20, फिर उसके बाद उन्होंने 21 बताया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 22 फिर एकदम से जंप किया उन्होंने कहा 46 71। तो कुल मिलाकर अभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर करो, बाकी छोटी छोटी जो डेफिनेशन रिमेनिंग हो गई है जब हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर में धीरे धीरे कवर होती जाएगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फर्स्ट डे ऑफ क्लास याद करो। कंपनी मींस क्या लिखा है, मींस लिखा है, मींस मतलब कौन सा ही रिस्ट्रिक्टिव जो दे रखा है बस यही, कंपनी मींस जो कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस। चलिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्लॉज, अगर तुम इसकी डेफिनेशन का पोर्शन देखोगे, इधर आ जाओ, वापस आ रही हूँ डेफिनेशन पे। ये क्या है, सेक्शन नंबर क्या चल रहा है 2। अब रीड करो क्या लिखा है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, इन्होंने पहले 1 दे रखा है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन, पेन चला नहीं सकती, 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। दिस सेक्शन अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, अब इन्होंने कहा कि इसको हम सेक्शन 2 बस दे देंगे, क्योंकि 2 में इन्होंने कहा, 2 में इन्होंने बस 1 डाल दिया है, 1 बोल दिया, और इसको फिर इन्होंने ए बी सॉरी 1 2 3 4, इन्होंने कहा ये 1 2 3 4, इसको जब रीड करोगे, क्योंकि हमें इसमें कितने लेके आने 70 80 90 डेफिनेशंस देनी है, तो इनको हम सबसेक्शन देखकर उल्टा क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो इन्होंने अपना सिस्टम क्या बनाया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, और इसके बाद क्या बोल दिया, क्लॉज 1 2 3, ये क्लॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये नहीं करना चाहते कि इसको 1 करेंगे फिर क्या हो जाएगा 2 फिर 3, आगे चल के क्या हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा होती है। तो इस डेफिनेशन क्योंकि मेन हेडिंग नहीं हो सकती, इन्होंने क्या बोल दिया, इनको हमें क्या डालना चाहिए, अंदर एक छोटा सा पार्ट इसको बनाना था, इसलिए इन्होंने इनको नेम क्लॉजेस में दे रखा है, बस 1 डिनोट कर कर, ठीक है। चलो, अब फाइनली यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है जिसका नाम याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपको 20 तो सबसे पहले याद करना पड़ेगा। 20 किसका है, कंपनी का। बाकी मैं नहीं कहूंगी कि आपको बाकी सारी चीजें याद करनी है, क्या पूरी 100% याद होनी चाहिए ये चीजें, नहीं, बस इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए। तो आपको बस क्लॉज 20 याद रखने का, ठीक। क्या कंपनी की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या लिखी है, कंपनी, और नीचे देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब भाई ये क्या है, आओ थोड़ा सा डिटेल में समझे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, चलिए दोनों को पैरेलली साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। मींस ठीक है, कंपनी हैविंग लाइबिलिटी इट्स मेंबर। कंपनी हम बोलते हैं ना, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये पढ़ते हो ना, तो लाइबिलिटी लिमिटेड किसकी है, कंपनी की कि उसके मेंबर्स की, उसके मेंबर्स की। हमने अपनी एक कंपनी बनाई, एक प्राइवेट कंपनी बनाई, XYZ कंपनी, ठीक है। मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, आपने 10 का खरीदा, किसी ने 20 का खरीदा, किसी ने 30 का, किसी ने 40 का, किसी ने 50 का, ठीक है। तो क्योंकि आपने शेयर्स खरीदा है तो उस कंपनी को मैं क्या बोलूंगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हर मेंबर की अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अगर आपने 50 रुपए का शेयर्स खरीदा है तो आपकी लाइबिलिटी 50 की है, उससे 1 पैसा ज्यादा कंपनी नहीं ले सकती। मींस कंपनी हैविंग लाइबिलिटी इट्स मेंबर, ठीक है, मेंबर की जो लाइबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड बाय दी मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा है कि भैया एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए। अब आपने 50 का खरीदा मतलब आपने 5 शेयर खरीदे होंगे ना, बात समझ में आ रही है। तो मेमोरेंडम में साफ लिखा है कि एक शेयर की वैल्यू 50 है, ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स। आपकी लाइबिलिटी बस कितनी बनती है, कितनी बनती है, जो क्या है अनपेड। आपने पूरे 10 रुपए दे दिए तो क्या कुछ बनता है आपका, नहीं, लाइबिलिटी खत्म। आपने 8 रुपए दिए लेकिन बचे कितने 2 रुपए, तो आपकी लाइबिलिटी फिर कितने की बनती है, आपकी लाइबिलिटी अनपेड की बनती है, दैट वाज 2 रुपए। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, और कितनी लिमिटेड है, जो कहा लिखी है आपने मेमोरेंडम में। जब हमने कंपनी बनाई थी उस टाइम पे हमने 10 रुपए डिसाइड कर लिया था, किसी ने 5 रुपए किया, किसी ने 100 रुपए किया, किसी ने 20 रुपए, ये अपनी कंपनी की खुद की मर्जी। बात समझ में आ रही है। तो ये अमाउंट कहाँ लिखा होगा, मेमोरेंडम में, यहाँ पे क्लियर है। अब आ जाओ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसको पढ़ते। इन्होंने कहा कि भाई इसकी भी जो मेंबर की जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड है,
कहाँ लिखा है, सेम चल रहा है अभी, मेमोरेंडम में लिखा है टू सच अमाउंट एज द मेंबर में, क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझो थोड़ा, ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी इन द, क्या लिखा है, इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। समझते हैं, कंपनी वाइंड अप हो गई मतलब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को हमने बहुत ट्राई किया अच्छे से चलाने का, लेकिन मेरी कंपनी अच्छे से चल नहीं पाई। अगर कंपनी अच्छे से नहीं चल पाई तो कंपनी हो गई वाइंड अप। जब हमने कंपनी बनाई थी, मेंबर ने जब कंपनी को ज्वाइन किया था तो साफ मेंबर को बोल दिया था, भाई अगर हमारी कंपनी वाइंड अप होगी तो बता तू कितना कंट्रीब्यूट करेगा। शेयर्स खरीदे हैं लेकिन हम बोल रहे हैं कंपनी जब बंद होगी तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तुमने कहा था भैया मैं 1 लाख तक का कंट्रीब्यूशन करूंगा। ये 1 लाख तक का कंट्रीब्यूशन भी कहाँ लिखा होगा, मेमोरेंडम में। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या बोलता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या बोलता है, भैया तुम बस शेयर्स खरीदो, दैट्स इट। कंपनी बंद होती है नहीं होती इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कि मेंबर ने क्या दे रखा है, गारंटी। और जब कंपनी बंद होगी तब वो गारंटी देने वाला मेंबर आएगा कि भैया मैंने 1 लाख कहा था, अब क्योंकि कंपनी बंद हो रही है तो मैं 1 लाख। मान लो कभी कंपनी बंद हुई ही नहीं तो वो 1 लाख देने की भी नौबत नहीं आएगी। बीच में कभी कुछ बिजनेस करने के लिए मांगा जा सकता है, कब मांगा जाएगा, एक ही इवेंट में, एक ही कंडीशन में, कब, जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो व्हाट डू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अलग अलग टाइप की कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लेकिन मेजोरिटी में कंपनीज आपको कौन सी दिखेगी, शेयर्स। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो कहीं गलती से ऐसी कंपनी के तो नहीं शेयर्स खरीद रहा है जो कंपनी क्या लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन जो गारंटी वाले होते हैं वो थोड़ा पर्सनल लेवल में ही होते हैं, पब्लिक लेवल में तो कौन से होंगे, शेयर्स ही रहेंगे। हाँ गारंटी में भी शेयर्स होगा, हमने शेयर्स अलग खरीदे, तुम कंपनी के मेंबर बन गए हो, और मेंबर बन गए 10-10 रुपए तुमने खरीदे, शेयर्स खरीदे, और प्लस आपने साथ में क्या दे दी, गारंटी। और गारंटी वाले केस में जब कंपनी बंद होगी तब हम आपको फोन कर कर बुलाएंगे, आ जाओ 1 लाख रुपए देने। हाँ शेयर्स तो मेंबरशिप तो आपको मिल गई। हाँ ये आपस का खुद का रहता है, जो फिगर जैसे 10 रुपए मैंने डिसाइड किया ना, 100 रुपए भी हो सकता है, ऐसे गारंटी का अमाउंट भी आपस में डिसाइड होता है। ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। लेकिन शेयर्स के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, गारंटी भी देनी होगी, और गारंटी 1 लाख है। ये ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा होता है जो अच्छे से पढ़ना होता है, जो हम कभी भी पढ़ते नहीं है। उसमें लिखा रहता है कि भैया आप गारंटी भी दे रहे हो, उसने कहा ठीक है यार शेयर्स दे दो यार, साइन कर दिया, सब कर दिया, लिखा है 1 लाख देना है जब बंद हो जाएगी। गारंटर बनना भैया थोड़ा रिस्की है। और एक अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, उसमें कहा कि कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी उतना देना। तो 3 टाइप की कंपनी होती है, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो समझ में आ गया, देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होता है कंपनी लिमिटेड नहीं, सीधा बोल दे भाई अनलिमिटेड। साफ लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के शेयर्स तो ले रहे हो, लेकिन जिस दिन कंपनी वाइंड अप वाली सिचुएशन आएगी उस दिन हम आपसे, आपका घर भी बिक जाएगा, हमें तो पैसे चाहिए ना, इतने करोड़ों के क्रेडिटर्स है हमारे, सबको चुकाना है, आपके पास नहीं है, हमें नहीं मालूम है, जितना है सब दे दो। सारे मेंबर्स को अप्रोच किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आप किस कंपनी से बिलोंग करते हो, अनलिमिटेड। लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलती है वो कौन सी चलती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। गारंटी में हर कोई आगे नहीं आएगा, ये कुछ ही लोग आपस के लोग रहते हैं, और ये भी सेम सिचुएशन है। समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग बताओ। ये होल्डिंग कंपनी क्या होती है यार, सब्सिडीज कंपनी, वेरी गुड। अक्सर इन दोनों डेफिनेशन को साथ में पढ़ा जाता है। तो होल्डिंग क्या होती है, जिसकी सब्सिडी होती है, सब्सिडी क्या होती है, जिसकी होल्डिंग होती है, वेरी गुड। ये तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वाला हो गया है ना। चलो शेयर होल्ड करना, वेरी गुड, ठीक है, शेयर होल्ड करना। अब एक एक्स वाई जेड कंपनी है और एक एबीसी कंपनी है। एक्स वाई जेड ने एबीसी के क्या कर रखे हैं, शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। होल्ड करके रखे हैं मतलब ओनर है, खरीद के रखा है, ठीक है। कितने, ओनरशिप आ गई, तो साफ बोल दिया एक्सवाइजेड कंपनी ने एबीसी के अगर शेयर्स ले रखे हैं तो हम मानेंगे कि ये हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी और ये हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी, ठीक। चलो, तो होल्डिंग कंपनी क्या है, आपकी बुक की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उन्होंने बोला, देखो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक या फिर एक से ज्यादा, वन और मोर देन, मोर अदर कंपनी मींस अ कंपनी विच हैव कंपनी सब्सिडीज। होल्डिंग कंपनी में कुछ नहीं बताया, सिंपल बात बोल रखी है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी क्या होती है, सब्सिडी। इन्होंने कहा भाई हम सब्सिडी बताएंगे, अपने आप समझ जाओ होल्डिंग। चले, अभी तो मैंने क्या बताया,
होल्डिंग कंपनी कैसे बनती है? होल्डिंग कंपनी जब उसके पास दोनों के बीच में और लिखा है, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, दोनों के बीच में और पॉइंट। इन्होंने कहा, मैंने अभी जो पॉइंट बताया, कंट्रोल मोर देन, क्या लिखा है? मोर देन, ये लिखा है ना, ऐसा ऐसा लिखा है ना। 1/2 मतलब क्या होता है? आधा। मोर देन हाफ लिखा है, मोर देन हाफ लिखा है मतलब 50% से ज्यादा। अब देखो, मैं अक्सर 51 तो लिख देती हूँ, क्योंकि एक 50 होता है, एक 51 होता है, लेकिन क्या मुझे बताओ प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? पॉइंट में भी गेम हो जाता है। 50.1 अगर लिखा है मोर देन हाफ, तो क्या बोल रहा है? 50.1 पॉइंट के बाद। तो भैया ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, जरूरी नहीं है 51 ही हो, ठीक है? क्या दिमाग में क्या रहता है? 50, 51, 52, क्योंकि पॉइंट हम अभी कंसिडर नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉइंट कंसिडर होता है। तो मोर देन हाफ मतलब 50.1 भी। अगर कोई भी कंपनी इस एबीसी का कितना कितना मोर देन हाफ, लैंग्वेज आप ये यूज करो तो ज्यादा बेटर है, मोर देन हाफ शेयर्स अगर होल्ड करके बैठा है, तो वो एबीसी, वो कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। अब ये सेकंड वाला पॉइंट रीड करेंगे। आओ, एक्साइज ऑफ कंट्रोल कितना? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मैं तो बार बार शेयर्स बोल रही हूँ बच्चों, मैं तो बार बार शेयर्स बोल रही हूँ। इसमें लिखा क्या है? क्या लिखा है? वोटिंग पावर। व्हाट डू मीन बाय वोटिंग पावर? शेयर से ही क्या मिलता है आपको बच्चा? वोटिंग पावर मिलता है। चलो, इसके पास कितने शेयर्स है? इसके पास एक शेयर है तो एक वोट, ठीक है? 2 शेयर्स है तो कितने वोट? 2 वोट। 4 शेयर्स है तो कितने? 4 वोट। धीरे धीरे आपको और इसकी गहराई पता चलेगी। अभी मैं जनरल चीज बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ, मतलब क्या होगा? एक्सेप्शन होगा, ठीक है? एक वोट, मैंने बोला ना, एक शेयर तो एक वोट, 2 शेयर तो 2 वोट। एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, मैं हूं कंपनी के, इस कंपनी के करता धरता मैं, राकेश, अभिषेक सर, हम 3 लोग। तुम्हें क्या लगता है वोटिंग पावर तुम्हें हम ज्यादा देने का ट्राई करेंगे क्या? नहीं, हम ट्राई करेंगे हमारे पास वोटिंग पावर ज्यादा रहे। हमारे पास 10 शेयर्स रहेंगे लेकिन वोटिंग पावर हम 12 की रखेंगे। शेयर्स कितने हमारे पास? 10, लेकिन वोटिंग पावर कितने की है? 12। इसके पास एक शेयर से मैंने आधा दिया इसको, इसके पास 5 शेयर से मैंने कहा तेरे को 2 वोट मिलेंगे। तो इस टाइप के शेयर्स भी मार्केट में इशू किए जाते हैं। पहले ऐसा होता था जितने शेयर उतने वोट, लेकिन धीरे धीरे जो ये कंपनी को बनाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भैया पावर, वोटिंग पावर तो हमारे पास रहना चाहिए। ये वोटिंग पावर ज्यादा हमें क्यों चाहिए? क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? कंपनी में अक्सर मीटिंग होगा और एक डिसीजन निकाला जाएगा। उस डिसीजन में तुम लोग उतना समझोगे नहीं। हम चाहते हैं कि भैया हमें समझ में आ रहा है ये कंपनी के लिए ज्यादा बेटर है, तुम लोग नेगेटिव हो जाओगे, अगेंस्ट हो जाओगे, तो वो डिसीजन होगा नहीं और वो काम हम कर नहीं पाएंगे। तो हम चाहेंगे क्या? जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होते, मेजोरिटी से, मैं कहूंगी वोट करते, चलो हम एक नया ब्रांच खोलने का सोच रहे, आप बताओ, आप सब अगेंस्ट हो गए। फिर हमें लगे अरे यार तुमको तो समझ में नहीं आ रही है हमारे धंधे हमारे बिजनेस के, ज्यादा अच्छे से कौन समझेगा? हम। तो वोटिंग पावर हम अपने पास ज्यादा रखना चाहेंगे। तो अक्सर कंपनी क्या करती है? ऐसे शेयर इशू करती है जिसमें साफ लिखा रहता है कि भाई तुम्हें शेयर्स तो पूरा मिल रहा है, डिविडेंड तो पूरा मिलेगा। रिमोट होगा वहां पर, एसी का रिमोट देखो बच्चा, का है? ऑन कर दो वापस। तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड का पैसा तो पूरा मिलेगा, लेकिन जब आप कहाँ बैठोगे? मीटिंग में बैठोगे और वोट करने की बारी आएगी, तो वो क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उसकी तो वोटिंग पावर किसने रखी होगी? हम लोगों ने रखी होगी, प्रमोटर्स ने रखी होगी, मेन जो इस कंपनी को चलाने वाले उन्होंने रखी होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई शेयर्स, पहले हमेशा लैंग्वेज में क्या लिखा रहता था? ध्यान देंगे, पहले हमेशा क्या लिखा रहता था? शेयर्स लिखी रहती थी। अब उन्होंने शेयर्स को रिप्लेस करके क्या बोल दिया? वोटिंग पावर। दैट मीन्स दैट मीन्स अगर एक्स वाई जेड कंपनी के पास आधे से ज्यादा क्या है? वोटिंग पावर है, तो हम मानेंगे कि वो होल्डिंग कंपनी, मतलब शेयर होल्ड करने से कुछ होने वाला नहीं है। शेयर की हम वोटिंग पावर देंगे, क्योंकि शेयर और होल्ड, सॉरी, वोटिंग पावर सेम है क्या? अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो डिटेल एज अ सीएस आपको देखना पड़ेगा। आप देखोगे अच्छा 50% तो है इनके पास पूरे शेयर्स, लेकिन क्या वोटिंग पावर 50% है, 50% से ज्यादा है, तो देखना है, अदरवाइज वो फिर नहीं मानी जाएगी। डन? लैंग्वेज रीड करो पूरा, आ रहा है समझ में? आइदर क्या लिखा है? इट्स ओन, मतलब आइदर इट्स ओन, या तो उन्होंने खुद ने ले रखा हो, या फिर टुगेदर विथ वन और मोर, क्या लिखा है? ये क्या बोल दिया? आओ, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी। हाँ, लेकिन वो होल्डिंग थोड़ी ना बन गई, बता रही। एबीसी कंपनी ये हमारी सब्सिडरी है,
और ये हमारी होल्डिंग है। या तो यही पूरे के पूरे खरीद के रखे, या तो इसकी एक और है, इन दोनों ने मिलकर इसके खरीद कर ज्वाइंट में 50% से ज्यादा रखे हो। या तो एक्स वाई जेड क्या करेगा, अकेले, चलो मैं एक कंपनी हूं, अकेले मैं आपकी शेयर्स खरीद के बैठी हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगी, होल्डिंग। या मैंने रॉकी सर की हेल्प ले ली, मैंने कुछ ले लिया और रॉकी सर ने कुछ ले लिया, तो दो लोग मिलकर अगर आपको खरीद रहे तो भी होल्डिंग कंपनी मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें भी कंट्रोल कर रही हूँ और मैं रॉकी सर की कंपनी को भी कंट्रोल कर रही हूँ, ज्वाइंट टाइप का। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। चलिए, यस, हीरो होंडा जो अब खत्म हो चुका है ना। चलो, हमें ये तो समझ में आ गया, पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब बताओ, आईटेक्स कंपनी कितने डायरेक्टर भी बैठे हैं, 3, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन डिसाइड करती है एक्स वाई जेड कंपनी। मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी ये कौन डिसाइड कर रही है, एक्स वाई जेड कंपनी। मतलब एक्स वाई जेड कंपनी की इस कंपनी में इतनी चलती है, शेयर्स नहीं है उनके पास, उनके पास शेयर्स नहीं है, मतलब मैनेजमेंट में वो इतने इन्वॉल्व है कि वो डायरेक्टर को हटा सकते, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो डिसाइड करे। तो भाई भले ही उनके पास क्या ना हो, शेयर्स ना हो, लेकिन उनकी इतनी चलती है। फॉर एग्जाम्पल जियो कंपनी का एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी ने पूरी की पूरी कंपनी संभालने का काम किसको दे रखा है, अपने बेटे को दे दिया कि बेटे भाई तू देख। अब मुकेश अंबानी का कोई शेयर नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी चाहे तो डायरेक्टर को इधर से उधर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जब वो डायरेक्टर को इधर उधर कर सकता है, दैट मींस कंट्रोल है। कंट्रोल किस में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन में। कॉम्पोजिशन में कंट्रोल है, मतलब कौन अपॉइंट होगा कौन रिमूव होगा, इतनी अगर पावर है, दैट मींस आप एक तरीके से क्या हो, होल्डिंग कंपनी हो। भले आप बाय वोटिंग पावर नहीं हो, बाय शेयर्स नहीं हो, लेकिन आप बाय किससे हो, कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कुल मिलाकर होल्डिंग कंपनी दो तरीके से होल्डिंग कंपनी बनती है। एक होती है बाय वोटिंग पावर, नॉट अबाउट शेयर्स। आपकी लैंग्वेज जो लिखने की होगी उसमें शेयर वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर वर्ड पुराना कंसेप्ट है, उसकी जगह किसने ले लिया है, वोटिंग पावर। क्या शेयर इक्वल टू वोटिंग पावर होता है, नहीं, कभी कभार वोटिंग पावर कम या ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए उन्हें वो कम ज्यादा हो सकती है। एक काम करो, वोटिंग पावर को पकड़ो, शेयर्स को हटा दो। बात समझ में आ रही है। तो दो तरीके से होल्डिंग कंपनी बनती है, बाय वोटिंग पावर और दूसरा बाय कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डन। डेफिनेशन होल्डिंग की पढ़ रही कि सब्सिडरी की, लेकिन बात बात में मैं तो होल्डिंग कह रही हूँ, इनकी लैंग्वेज रीड करो। सब्सिडरी कंपनी मीन्स एनी अदर कंपनी, मीन्स कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, इन्होंने साफ बोल दिया, होल्डिंग कंपनी कंट्रोल, कंट्रोल क्या, कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वोटिंग पावर। बात समझ में आ रही है। तो होल्डिंग कंपनी वो है, सॉरी सब्सिडरी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कंट्रोल कर रही है वोटिंग पावर को। बात समझ में आ गई। अब जब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते तो ये बोलता है वन और मोर जिसकी क्या है, सब्सिडरीज है। समझ में आ गया, पक्का। प्राइवेट कंपनी क्या है, जो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट कंपनी। क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये लिखा है ना। आओ नीचे, क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी तब बोलते हैं जब उसमें ये 3 क्वालिटीज होंगी, पहला रिस्ट्रिक्शन, दूसरा, ये 3 हेडिंग होनी चाहिए। एक होता है रिस्ट्रिक्शन, एक होता है लिमिटेशन, एक होता है प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्ट होना, लिमिट होना और क्या होना, प्रोहिबिट करना। एक बात बता दूं, फर्स्ट चैप्टर ना पूरा सीएसईटी है, ये सारी चीजें सीएसईटी जो कंपनीज एक्ट का एक चैप्टर पढ़ा होगा ना वो सेम वही है, ठीक है, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल एक बार गो थ्रू होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर ट्रांसफर करने को लेके होती है रिस्ट्रिक्शंस। आईटीएस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, रॉकी सर कह रहे मुझे नहीं रहना, मुझे अपने शेयर्स बेचना है, बाहर कहीं बेच देंगे क्या, पहले मुझसे पूछेंगे अभिषेक सर से पूछेंगे, अगर हमने ना बोला फिर बाहर बेचेंगे। बात समझ में आ गई। अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो सीधा बाहर बेचो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर ट्रांसफर करने को लेकर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बता दी, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें लिमिट होती है मेंबर्स की, कितनी लिमिट है, साहब बोलते भाई 200 से ज्यादा नहीं, अगर 200 से ज्यादा रखना चाहते हैं तो बनो ना पब्लिक कंपनी, छोड़ो प्राइवेट कंपनी का मोह, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, इसको इन्होंने बोला टू
टू अ मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली। इन्होंने कहा चलो 200 लोग काउंट करते, 1 2 3 4 5, हो सकता है भाई दो लोग दोस्तों ने मिलकर जॉइंट शेयर्स खरीदे। व्हाट डू मीन बाय जॉइंट शेयर्स? जोड़ी में शेयर्स खरीदे। ए और बी ने मिलकर खरीदा 10 शेयर्स। कितने खरीदे? 10 शेयर्स। लेकिन जॉइंट एप्लीकेशन डाली। कंपनी की नजर में ये क्या है? एक ही मेंबर ट्रीट होगा। तो जब 200 की काउंटिंग करेंगे तो ये दो अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, ये कंपनी की नजरों में एक है। अब डिविडेंड मिलेगा तो किसको मिलेगा भाई? दोनों को मिलेगा। अब दोनों के अकाउंट लिखे होंगे कंपनी के पास, तुम सबका नाम लिखा है, और रॉकी सर अभिषेक रॉकी सर और मैं ज्वाइंट में आते हैं, मैं और रॉकी सर ज्वाइंट में आते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में ऐसा हुआ है ना, रॉकी सर और मैंने ने ज्वाइंट में किया है, और लेकिन सर ने मेरे साथ धोखा किया है। सर ने पहला नाम अपना लिखवाया है। जिसका नाम पहला होता है उसके ही अकाउंट में डिविडेंड आता है, ठीक है। इट्स अ रूल, ठीक है। वो मुझे बदलवाना है, एप्लीकेशन डालती हूँ, ठीक है। कितना भी होता है, कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। पैसे भी दोगे ना? हाँ, पैसे भी दोगे क्या? चलो बात समझो। अब होता क्या है, ए और बी, ए और बी की अगर मैं बात करूं तो हर किसी का अकाउंट नहीं लिखा होगा। वो कहेंगे भैया जिसका पहला नाम है ना उसको हम दे देंगे। तो नाम भी सोच समझ के लिखवाना होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, सर ने खरीदा तो सर ने पहले ही ले लिया, ऐसा, ठीक है। हाँ लेकिन अब वो हस्बैंड वाइफ है तो इसलिए चल जाता है। आप लोग का दोस्त यार, तो थोड़ा अवॉइड किया जाता है ऐसे केसेस, ठीक। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है बहुत डिस्प्यूट होने वाले। और किसी को पता नहीं है ना बच्चा कितना बाइफरकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ, वो एक ही अकाउंट में क्यों दे रहे हो? खुद लॉजिक सोचो। रॉकेट और मैंने चलो 50-50 पार्टनरशिप में रखा है, ये हमारा अंदर का, लेकिन क्या उनको पता है क्या 50-50 हो सकता है? 60-40 हो, 80-20 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं भैया पहले जिसका नाम होगा उसको कंसिडर करेंगे, और हमारी नजरों में आप क्या हो? एक सिंगल मेंबर हो। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 200। लेकिन जब हम काउंट करेंगे टू अ मोर पर्सन, हो सकता है आपकी ज्वाइंट में कौन है? दो, या हो सकते हैं 50, जितना होना है रखो, ठीक है। होल्ड करके रखा है अगर आपने शेयर्स ज्वाइंटली, तो दे शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ट्रीटेड सिंगल मेंबर। फर्दर आप समझो थोड़ा सा, हमारे ऑफिस में, हाँ हाँ कितने भी ले सकते हैं, हाँ ऐसे ही करते भी हैं लोग, है ना। लेकिन मेन उनका पैसा देखा जाता है बस। वो भी डिवाइड हो जाएगा ना। चलो चलो ध्यान देंगे। मुझे अपनी कंपनी में, ध्यान दो, मुझे अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है कि यार वो अपना मन लगाकर काम करे, और कल को इनको भी प्रॉफिट का शेयर मिले। तो आपने बचपन से स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसॉब नाम तो सुने ही होंगे। तो रक्षिता दी और ओमकार भैया को मैं बहुत मोटिवेट करना चाहती हूँ, ठीक। तो मोटिवेशन कर देने के लिए मैंने उनको शेयर्स दे दिए। क्या दे दिया मैंने? शेयर्स। अगर किसी एम्प्लॉय को मैं शेयर्स देती हूँ, मैंने क्यों शेयर्स दिया, मेरा लॉजिक क्या है, रीजन क्या है मुझे उन्हें शेयर्स देने का, मुझे बताओ। मन लगाकर काम करे, रिटेन हो, है ना। कहीं और स्विच करने का ना सोचे, जो अक्सर आप भी करोगे जब आप एज अ सीएस किसी एक कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो भैया क्या करोगे? स्विच मारोगे, क्योंकि पैकेज बढ़ता है ना। फिर स्विच 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 मार मार के आप ऊपर पहुंच जाते हो, है ना। लेकिन कंपनी देख रही है कि भैया आप हमारे लिए बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, तो हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे अपनी कंपनी में। तो रोकने के लिए कंपनी की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि काम करो, इनको शेयर दे दो। इनको 10% शेयर दे दिया, इनको मैंने 5% शेयर दे दिया, तो बंदा मन लगा के काम करेगा। अब लेकिन एम्प्लॉय भी बहुत खतरनाक होता है ना। वो एग्जैक्ट वर्ड बोल नहीं सकती मैं, है ना। क्या होता है समझ जाओ, मन में रखो, है ना। शाणे होते हैं। तो ये जो शाणे एम्प्लॉय होते हैं ये सोचते ठीक है शेयर तो अभी हमें मिल गए, अब छोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आपको शेयर्स जब मिले थे, किस रीजन से मिले थे? आप हमारी कंपनी में एम्प्लॉय थे, आपको मोटिवेट करने के लिए दिया। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, अभी रक्षित दी ओमकार भैया काम कर रहे हैं, उनको मैंने शेयर्स दिया। और जब मैंने 200 की काउंटिंग करी, और 200 की काउंटिंग में अगर ये काउंटिंग बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मैंने एम्प्लॉयज को दिया, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। एक तरीके से गवर्नमेंट का लॉजिक सोचो, वो मोटिवेट करना चाह रही है कंपनी को भी कि भाई एम्प्लॉयज को दे रहे, अच्छी बात, 200 की लिमिट भी अगर एक्सीड होती है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, पर्सन क्या लिखा है, जो क्या था फॉर्मली, मतलब क्या? छोड़ चुका है। रक्षिता दी की हो जाती है शादी, दीदी यहां से छोड़ देती है, क्या अब उन्हें काउंट करेंगे क्या? नहीं काउंट करेंगे। मतलब अगर एम्प्लॉय अभी प्रेजेंटली काम कर रहा है, या फिर एम्प्लॉय क्या कर रहा है,
पास्ट में काम कर रहा था, लेकिन जब उसको शेयर्स उस टाइम पे मिले थे, क्यों मिले थे? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय दोनों को 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी हमेशा मोटिवेटेड रहे अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देने के लिए। इस लॉजिक से इन्होंने बोला कि 200 मतलब 200, इसमें ज्वाइंट को सिंगल करेंगे और एम्प्लॉयज को काउंट करेंगे ही नहीं अगर उन्हें शेयर्स दिया है तो। समझ में आ रहा लॉजिक? पक्का? नीचे प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड है? प्राइवेट कंपनी है ना, किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे ना, तो साफ साफ बोल दिया भाई प्राइवेट कंपनी हो, जनता को जाके पब्लिक में इन्विटेशन दोगे, आओ हमारी कंपनी के शेयर्स करो, आईपीओ लेकर आओगे क्या? पब्लिक हो जाओगे ना आईपीओ लाने के लिए। तो प्राइवेट कंपनी मतलब प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब नालायक। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है? टोटल आपको मना करके रखा है, जनता को आप इनविटेशन नहीं दोगे, क्योंकि ये काम तो किसका है? पब्लिक का। तो 3 पॉइंट्स थे। पहला क्या है? किसमें रिस्ट्रिक्शन है? शेयर ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन क्या है रिस्ट्रिक्शन? क्या रिस्ट्रिक्शन है? पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर देने का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? लिमिटेशन कितनी है? 200। लेकिन जब 200 की काउंटिंग करेंगे तब ज्वाइंट को सिंगल रखेंगे और वेरी गुड। प्रोहिबिटेड है, क्या प्रोहिबिटेड है? अब जब ये डेफिनेशन दे रहे हैं कि पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, उन तीनों पॉइंट्स को उल्टा करेंगे। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? रिस्ट्रिक्शन। मतलब पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको बेचना बेचो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था? लिमिटेशन। इसमें 200 की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड जितना लेना है लो। आखिरी वाला पॉइंट क्या था? प्रोहिबिटेड। भैया पब्लिक कंपनी का काम ही क्या है? पब्लिक को इनविटेशन देना, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। इसलिए डेफिनेशन बोलता है भैया पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और मिनिमम पेड अप कैपिटल ये प्रिस्क्राइब्ड बोल दिया, किसको दिया? सीजी को बोल दिया भाई, सीजी जो बोलेगा उतने से अपना बिजनेस चालू करना। पुराना कंसेप्ट बता रही हूँ, पहले जब भी प्राइवेट कंपनी को आपको बनाना होता था तो 1 लाख, पब्लिक कंपनी बनानी होती थी तो 2 लाख से चालू करो। लेकिन अब वो उन्होंने बोल दिया अभी कोई मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है? आप 10,000 से भी चालू कर सकते हो। बिजनेस बनाने के लिए कैपिटल डालोगे ना, तो कैपिटल 10,000 भी हो सकता है, 2,000 भी, 10, कितना भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब्ड होगा तो सीजी करेगा। ऑफिशियल गैजेट में ना पब्लिक दे सकते ना प्राइवेट, वो सरकार का है। ऑफिशियल गैजेट होता क्या है जरा बताओ मुझे? गवर्नमेंट का एक पेपर है, लेटर है, किसका है? गवर्नमेंट का। तो ना प्राइवेट कंपनी देगी ना पब्लिक, सरकार देगी, पार्लियामेंट देगी कि भैया आज ये नया रूल है, ये पब्लिक में लगेगा या प्राइवेट में लगेगा, किसी पे भी लगेगा, या आईटेक्स में लगेगा, वैसा भी बोल सकती है। नहीं, गवर्नमेंट कंपनी में सरकारी पेपर है वो, एक तरीके से, दैट्स इट। ठीक है, बस नाम दे दिया उन्होंने, क्या लिखा है? ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत राजपत्र। ठीक है, तो सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी नोटिफिकेशन होता है वो, दैट्स इट, डन। चलो, ये मीनिंग समझ में आया? एक चीज, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी? पब्लिक। वापस एक केस बस दे रही हूँ, ठीक है? एक पब्लिक कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाएगी? पब्लिक। अब हो सकता है ये सब्सिडरी कंपनी क्या हो, ध्यान देना, एक तरफ मैंने क्या लिखा है? लिमिटेड, दूसरी तरफ क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो एक लिमिटेड कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडी अगर एक पब्लिक है तो वो तो पब्लिक है ही, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की सब्सिडी क्या है? प्राइवेट कंपनी है, तो भी उसे हम क्या मानेंगे? पब्लिक। उसके आर्टिकल में, मेमोरेंडम में लिखा होगा कि वो प्राइवेट है, लेकिन उसकी जो वर्किंग होगी वो क्या होगी? एक पब्लिक। और इसकी और गहराई में हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की सभा समाप्त।